हेलो बच्चों। जैसे आप लोग का अति लघु कवर हो गया, अब लघु उत्तरीय में चल रहे हैं। अब लघु उत्तरीय सवाल क्या है, 3 मार्क्स का है और बढ़िया से एक बार समझते हुए चलिएगा। क्या है प्रश्न 8 है आपका, ओम का नियम बताएं, है ना। ये लघु उत्तरीय है। तो पहले ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम आप जानते हैं। ओम ने क्या बोला था कि जो एक चालक है, जो एक चालक है, इस चालक में जो विभवांतर होगा वो किसके समानुपाती होगा, आई का। तो जो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा, समानुपाती। मतलब जितना मेरा वोल्टेज बढ़ेगा उतना मेरा धारा भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, ये इसने बोला था। जिसका मतलब उसका बोलने का मतलब क्या है, भी समानुपाती क्या है, आई। और इसी चीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो भी का भी रहेगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, आर। क्या आएगा, आर। और पहले से आई था तो भी इज इक्वल टू कौन सा, आर, आई आर। तो ओम का नियम बताएं, इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा के संबंध लिखिए। ठीक है, और प्रतिरोध को परिभाषित करें। तो सिंपल ध्यान में रखना है कि ओम का नियम किसका बात कर रहे हैं, ओम का नियम का बात कर रहे हैं। तो ओम का नियम में अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले लिखेंगे ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम, इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, हाँ दिखाई दे। देखिए, ओम का नियम लिख के अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे कि नियत ताप मतलब एक ऐसा ताप जिसमें ना बढ़ेगा ना घटेगा। नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, जो चालक के सिरों का जो बीच का विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती, जो बात बोले। ठीक है, तो एक नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का क्या होता है, समानुपाती। संबंध क्या है, भी इक्वल टू कौन सा, आर, आई आर। आर क्या है, प्रतिरोध। तो देखिए संबंध हो गया। अब आता है कि इसमें एक और चीज बोला गया था कि प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोध का मतलब होता है कि चालक का वह गुण जो विद्युत धारा को क्या करता है, रोकता है। तो चालक, प्रतिरोध क्या है, तो चालक में जो धारा जा रहा है उसको रोकने का काम करना, तो वही होता है क्या, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को डिफाइन करेंगे, लिखेंगे चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध। विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक सबको पता है, क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्लियर है। प्रतिरोध क्या होता है, सिंपल, चालक का वह गुण जिसके कारण धारा के प्रवाह का क्या होता है, विरोध। अब करंट इसमें जा रहा है और इसका यहाँ पे किसी कारण इसका रुकावट हो रहा है। हो सकता है तार की लंबाई मोटाई की वजह से या किसी और की वजह से, या तार की प्राकृतिक वजह से। तार किस चीज़ का बना है, तो इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। क्लियर है, ओम का नियम समझ में आ गया। इस नियम के आधार पर विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध बता दिए। तो ओम का नियम क्या है, किसी नियत ताप पर जो हम चालक में क्या प्रवाहित किए, विभवांतर, है ना, प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती। तो भी इक्वल टू आई आर, संबंध। अब प्रतिरोध क्या होता है, चालक का वह गुण जिससे विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध होता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोका जाता है। अब अगला आता है सवाल, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो देखिए, चुंबक वाले चैप्टर में आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़े हैं कि ये चुंबक है, बोले ठीक है, ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो हमेशा जो ये दिखता है, इसका पावर दिखता है चुंबक का, तो हमेशा जो किरण काल्पनिक रेखाएं निकलती है उत्तर से किधर की ओर, दक्षिण। उत्तर से निकलती है दक्षिण में प्रवेश करती है, उत्तर से निकलती है दक्षिण में प्रवेश करती है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर से किधर की ओर निकलती है, तो उत्तर से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवेश करती है। ठीक है, ये बाहर की ओर, लेकिन अंदर में दक्षिण से आते हैं उत्तर की ओर जाती है। देखिए अंदर से होते हुए जाएगा। तो यहाँ बात कर रहे थे, ये जो रेखाएं दिख रही है एक तरह के कैसी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं बाबू, काल्पनिक रेखाएं। तो पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को डिफाइन कीजिएगा तो 1 नंबर, और इसका 2 गुण लिखिएगा तो 2 नंबर, टोटल 3 नंबर हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं करके अंडरलाइन करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लिखकर इसको पहले से लिख लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके इसको डेश लिखेंगे, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के चारों ओर की वे काल्पनिक रेखाएं, चुंबक के चारों ओर की वे काल्पनिक रेखाएं जो क्षेत्र की दिशा को दर्शाती कि किधर का मतलब किधर का क्षेत्र बना रहा है ना। क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर किधर बन रही, तो क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। क्लियर है। इसको बोला कोई 2 गुण लिखने, तो देखिए बहुत सारा गुण निकल सकता है। पहला यही गुण है कि हमेशा ये रेखाएं उत्तर से निकलती है उत्तरी ध्रुव से, और किधर ध्रुव की ओर समाप्त होती है, दक्षिणी ध्रुव। पहला गुण हो गया।
दूसरा, ये रेखाएं देखिए कभी एक दूसरे को नहीं काट रही है, जो भी एक दूसरे का जो भी रेखाएं हैं, ये रेखा ऊपर वाला रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती थी, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और तीसरा हो जाएगा कि ये रेखाएं जो पास पास रेखाएं होती है वहाँ पे प्रबल होती है, और जहाँ दूर दूर हो जाती है वहाँ पे क्या हो जाती है, कमजोर, दुर्बल। वहाँ दूर दूर क्या हो जाती है, दुर्बल। जैसे यहाँ पे अगर खड़े हो जाइएगा तो उसका पावर नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ढेर सारे सघन में एकदम निकला हुआ है बहुत सारे रेखाएं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चुंबक का गुण देखने मिलेगा। तो ये याद रखिए, ये रेखाएं उत्तर से निकलती है, दक्षिण की ध्रुव समाप्त हो जाती है, और दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये हो गया कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10, संक्षारण किसे कहते हैं। तो संक्षारण का मतलब आप जानते हो कि जब धातुओं को खुली अवस्था में रखा जाता है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। किसके वजह से, तो सबसे बड़ा कारण क्या है, हवा। हवा में ऑक्सीजन है, और किसके वजह से, नमी, हवा और नमी। तो जब धातुएं हवा और नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, जब धातुएं हवा और संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, मतलब जंग लगने लगती है, तो इसे क्या बोलते हैं, संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। अब बोलते इसको सुरक्षा का उपाय बताइए, तो सुरक्षा का उपाय बताना कम से कम 2 पॉइंट देना। इसका डिफाइन किए, संक्षारण किसे कहते हैं, 2 पॉइंट देना पड़ेगा, क्या कि 3 नंबर ये है। तो संक्षारण का उपाय क्या है, तो धातु पर क्या लगाकर, पेंट लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर। तो धातु पर क्या लगाकर, पेंट लगाकर, या उसके ऊपर तेल लगाकर, या तो क्या लगाकर, ग्रीस लगाकर। तो ग्रीस लगा देने से पानी उस पर चिपकेगा नहीं, या ऑक्साइड की परत जमेगी नहीं, ठीक है। तो एक परत बन जाता है पेंट लगाने से या तेल लगाने से। और दूसरा, असद लेपन। अब असद लेपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जास्ते की। जास्ते के मतलब किसकी, जिंक की। किसकी चढ़ाई जाती है बाटू, जिंक की, ठीक है। तो असद लेपन करके, तो सुरक्षा का उपाय क्या है, पहले धातु पर पेंट करके, दूसरा क्या करके, असद लेपन करके। अब अगला सवाल आता है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, संतृप्त क्या है और असंतृप्त क्या है। तो सा से संतृप्त देखिएगा, सा एक वर्ड आता है, सा से संतृप्त और सा से सिंगल। सा से सिंगल, सिंगल मतलब कितना, एक, ठीक है। तो जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एक बॉन्ड हो तो संतृप्त, और जब इससे ज़्यादा हो, जैसे डबल हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, असंतृप्त। ये थोड़ा कम अभिक्रियाशील होता है, ये थोड़ा ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो देखिए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले लिखेंगे संतृप्त, ठीक है, और लिखेंगे वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच केवल कितना बंध, एकल बंध होता है। कितना बंध, एकल आबंध। एकल मतलब एक, आबंध मतलब बॉन्ड, है ना। और इसका एक गुण और लिख देंगे, ये कम क्रियाशील होते हैं, हो गया। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखेंगे वैसा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन। जब भी हम बॉन्ड बनाते हैं तो देखिए हर जगह क्या आने लगता है, हाइड्रोजन और कार्बन, तो इसी को बोलता है हाइड्रोकार्बन। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध हो, या तो द्वि आबंध हो या तो कैसा आबंध हो, त्रि आबंध, है ना। इसी को बोलते हैं असंतृप्त। कैसा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं किसके मुकाबले, संतृप्त के मुकाबले। क्लियर है। अब अगला सवाल है, जैव आवर्धन क्या है। तो देखिए, जैव आवर्धन आप पढ़े पारितंत्र वाले चैप्टर में। तो जैव आवर्धन का मतलब सिंपल समझिए, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर, जैसे पहला एक श्रृंखला का स्तर हुआ, फिर इस पे ये डिपेंडेंट है, दूसरा, फिर तीसरा, है ना। तो आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर, जैसे घास में कुछ हानिकारक या कीटनाशक आया, उस घास को कोई जीव खाया, उस जीव को कोई और जीव खाया, तो धीरे 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 इसी तरह स्तर बढ़ते गया। किसका, मात्रा बढ़ते गया, हानिकारक पदार्थों का। तो इसी को बोलते हैं जैव आवर्धन। तो आहार श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर हानिकारक रसायन जैसे कीटनाशक की सांद्रता या तो मात्रा में होने वाली वृद्धि को कौन सा आवर्धन बोलते हैं, जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन डिफाइन हो गया कि सिंपल आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर, आहार श्रृंखला में एक स्तर नहीं होता, अलग अलग स्तर होते हैं, तो उसमें हानिकारक रसायन की सांद्रता या मात्रा में होने वाली वृद्धि को जैव आवर्धन करते हैं। अब अगला सवाल कि पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का चित्र बनाइए। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है पारितंत्र में। तो पारितंत्र में सबको पता है कि पारितंत्र में सब सजीव निर्जीव मिलजुल के रहते हैं। तो ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे जाता है, तो देखिए पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय मतलब अगर इधर से जा रहा है बाएं से दाएं तो सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा, घूम कर वापस नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा किस में गया, उत्पादक। उत्पादक मतलब जैसे घास, तो उत्पादक हो गया। उस उत्पादक को पहला उपभोक्ता खाया कौन, शाकाहारी है, और दूसरा उपभोक्ता खाया कौन, मांसाहारी, और उसके ऊपर जो सबसे ऊपर है शीर्ष पे उसको बोलते हैं सबसे ऊपरी मांसाहारी। तो देखिए ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं ऊर्जा का प्रवाह। क्लियर, बन गया चित्र ऊर्जा का प्रवाह।
तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, और सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा किस में प्रवाह हो, उत्पादक उत्पादक मतलब पेड़ पौधे घास, फिर उससे शाकाहारी, फिर मांसाहारी, और सबसे ऊपर। अब बोला सवाल अगला, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, तो देखिए ट्रिक याद रखिएगा, माँ से मेंडल, माँ से मेंडल और माँ से मटर। तो मेंडल ने कौन से पौधे का प्रयोग किया, मटर के पौधे का प्रयोग किया। तो पूछा क्यों किया, तो क्यों किया उसका मेन कारण है, देखिए 3 नंबर का पूछेगा, 3 पॉइंट में दिया कि मटर का पौधा आसानी से उगाया जा सकता है, उसको उतना देख रेख का भी जरूरत नहीं है, और इसका जीवन काल छोटा होता है, तो कम ही समय में उसका 2-3 पीढ़ी को उगाया जा सकता है। तो पहला, मटर का पौधा आसानी से उगाया जा सकता है और इसका जीवन काल क्या होता है, छोटा। और दूसरा, इसमें विपरीत गुणों के स्पष्ट जोड़े, इसमें विपरीत गुणों मतलब एक ही पौधे में अलग अलग तरह के गुण देखने के मिलेंगे, या एक ही पौधे के पास, तो बोले इसमें विपरीत गुणों के मतलब अगर एक लंबा है तो दूसरा बोना भी दिखने को मिलेगा, तो इसमें विपरीत गुणों के स्पष्ट जोड़ देखने मिलते हैं एक साथ, ठीक है। और अगला, इसमें स्वपरागन भी हो सकता है, आपस में स्वपरागन करके, स्वपरागन मतलब क्या होता है, जिसमें फूल वाला जो भाग होता है नर और मादा वाला, तो जो पुंकेसर और स्त्री केसर वाला, तो प्रागन होना पड़ता है, तो इसमें स्वपरागन भी हो सकता है और कृत्रिम प्रागन दोनों संभव है, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। क्लियर है। तो मटर के पौधे का आसानी से उगाया जा सकता है और इसका उपयोग, इसका जीवन काल छोटा होता है, कम समय में। और बोलिए कोई इंसान के ऊपर अगर यही चीज़ देखने जाता, किसके बारे में, कि आनुवांशिक गुणों के बारे में, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बहुत ज़्यादा, एक पीढ़ी को फिर 90 साल, दूसरा पीढ़ी आने में फिर 90 साल तक, तब तो साइंटिस्ट ही जिंदा नहीं रहता, बता ही नहीं पाता। इसलिए मटर का पौधा आसानी से उगाया जा सकता है, इसका जीवन काल छोटा था और इसमें विपरीत गुणों के स्पष्ट जोड़े हैं पाए जाते हैं, और इसमें स्वपरागन और कृत्रिम परागन दोनों संभव है। ये खुद के परागन से भी हो सकता है, या तो दूसरे परागन मतलब हम लोग खुद साइड से भी करवा सकते हैं। तो स्वपरागन भी हो सकता है, मतलब प्राकृतिक परागन खुद से, खुद का परागन हो सकता है, या तो कृत्रिम परागन, दोनों संभव है, मतलब निषेचन करवाने के लिए। चलिए हो गया, थैंक यू।